हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट जो हमारे पास 7 होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 6 तक हमने किया था कैश बुक में, जिसमें कैश बुक में हमने बेसिक डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ 5 और 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज उसके बाद जो पेंडिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि इतने ही क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है उसके बेसिस पर। और आपको सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तब जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज के रिलेटेड है, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ कैश बुक अ कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा एंट्री जो हमारे पास होती है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। कॉन्ट्रा एंट्री, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक कैश बुक है। ये हमारे पास कैश बुक है, ये इसका डेबिट साइड है, ये है क्रेडिट साइड। ये हमारे पास सपोज ये है कैश कॉलम, ये है बैंक कॉलम, ये है हमारे पास बैंक कॉलम, ये है हमारे पास कैश कॉलम। क्रेडिट साइड में भी हमारे पास बैंक कॉलम है और डबल कॉलम कैश बुक की हम बात करते हैं। जनरली हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, या कॉन्ट्रा एंट्रीज हम लिखते हैं किस केस में? डबल कॉलम कैश बुक में या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे पास ऐसा होता है, जहां पर हमारे पास कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है और कैश वाया बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। देखो, अब क्या होता है कि जब हमारे पास एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हम कैश बुक के दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन हम दोनों साइड लिख रहे हैं, उसके इफेक्ट जो है दो साइड लिख रहे हैं, उस केस में उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या मैंने कहा कि अगर हम सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है एक ही बार दो साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड भी लिखते हैं, क्रेडिट साइड भी लिखते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं लेकिन डेबिट साइड में भी हम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में भी इफेक्ट सेम हमारे पास लिखते हैं। जैसे हमारे पास रिसीव किया या हमने पे किया, वटेवर जो भी होगा, लेकिन हम पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रांजैक्शन को कैश बुक के दो साइड में लिखते हैं। क्योंकि जनरली हमारे पास जब भी हम कैश बुक में ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो अगर हमने कैश रिसीव किया तो रिसीव्ड साइड लिखेंगे, हमने कैश पे किया तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर हमने एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन की लेकिन दो साइड लिख रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। देखो, कॉन्ट्रा एंट्रीज का कहने का मतलब क्या है? मेरे पास बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी कैश ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो साइमल्टेनियसली इफेक्ट होता है। क्या होता है? देखो, जनरली अगर जब हम कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, मैंने एक कैश ट्रांजैक्शन की, एक ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक कैश ट्रांजैक्शन की। अब इसके अकॉर्डिंग एक कैश ट्रांजैक्शन जब की, आपके हिसाब से या तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, मींस कैश इन हैंड, या तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा एक ही कैश ट्रांजैक्शन की। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस इस तरीके की आ जाती है जिसमें हमारे पास कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली इफेक्ट होने के बाद एक अकाउंट जो हमारे पास होगा, एक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट जो हमारे पास होगा वो क्रेडिट होगा। देखो, एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जब हम कैश बुक में लिखते हैं ना कोई भी ट्रांजैक्शन, तो हम सिर्फ अगर हमने रिसीव लिखा तो हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड, हम कैश अकाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे, हो गया काम। लेकिन दूसरे साइड नहीं लिखेंगे, पेमेंट थोड़ी हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड तो पेमेंट साइड भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभार हमारे पास इस किस्म की ट्रांजैक्शन, मैं बता दूंगा ना एग्जांपल, किस इस किस्म की ट्रांजैक्शन आती है, एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है उसकी वजह से कैश अकाउंट भी इफेक्ट होता है, मींस आपको कैश कॉलम में भी लिखना पड़ता है और बैंक कॉलम में भी लिखना पड़ता है।
इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ही हमारे पास कैश अकाउंट भी मींस कैश कॉलम भी इफेक्ट होता है और बैंक कॉलम भी मींस बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होता है, तो एक में क्या हो सकता है, या तो कैश बैलेंस हमारे पास है वो इंक्रीज होगा, तो या तो हमारे पास एक एक ही टाइम पे अगर कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ मींस बैंक बैलेंस जो हमारे पास है डिक्रीज होगा, या ऐसा हो सकता है कि अगर बैंक ये कैश बैलेंस जो है डिक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन की वजह से दो अकाउंट, कैश अकाउंट भी बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होते हैं। इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी चीज कि हमारे पास क्या होता है कि बैंक बैलेंस या तो इंक्रीज हो रहा है या कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, या हमारे पास बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और कैश बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। इन टाइप ऑफ एंट्रीज को हम दोनों साइड कैश बुक में लिखते हैं, लेकिन एक हमारे पास एक साइड में उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, दूसरे साइड में नेगेटिव इफेक्ट होगा। मींस अगर एक साइड में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साइड में डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज मैंने कहा, कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम पोस्ट नहीं करते हैं लेजर में। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारे पास होती हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारे पास वो किस्म की एंट्रीज होती हैं जिसमें हमारे पास एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, उसके बेसिस पर आपको और समझ आ जाएगा। वेट, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश विदड्रॉ किया। क्या किया? कैश विदड्रॉ किया फ्रॉम बैंक। जब हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से कैश विदड्रॉ किया, सपोज फॉर एग्जांपल फॉर ऑफिस यूज, उसको बिजनेस एंटिटी में इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले आपको यहां पर माइंड में रखना है, इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट ढूंढने हैं, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास कैश एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, हम कैश विदड्रॉ कर रहे हैं। इससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन ये कैश कौन सा है? कैश इन हैंड, क्योंकि ये बैंक में था, इसने वहां से विदड्रॉ किया। इसका मतलब ये है हमारे पास इसने कैश विदड्रॉ किया, कैश विदड्रॉ करने के बाद कैश इन हैंड जो है वो इंक्रीज हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम की अगर हम बात करते हैं, बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक में हमारे पास कैश क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन हुई। देखो, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिजनेस ने कैश रिसीव किया बैंक से, ठीक है। अगर कैश रिसीव किया बैंक से तो इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस एंटिटी को इसने, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, इसलिए इसने रिसीट साइड में क्या लिखना है? रिसीट साइड में इसको एंटर करना है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैश बुक के हिसाब से। जब बिजनेस एंटिटी ने कैश विदड्रॉ किया मींस उसने कैश रिसीव किया, तो वो किस साइड रिकॉर्ड करेगी? वो रिकॉर्ड करेगी रिसीट साइड मींस डेबिट साइड वो रिकॉर्ड करेगी। लेकिन कहां पर? कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? कैश कॉलम में, क्योंकि उसने कैश इन हैंड लिया। बिजनेस एंटिटी के हिसाब से कैश कॉलम जो है वो फिल करना है, कैश कॉलम में एंट्री करनी है, क्योंकि कैश उसने रिसीव किया इन हैंड। कहां से रिसीव किया? बैंक से। इसलिए बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? कैश कॉलम में हम वो अमाउंट, सपोज अगर 10,000 विदड्रॉ किया, वो हम कैश कॉलम में लिखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसी ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक कॉलम में, बैंक में बैलेंस जो है वो डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? बैंक में बैलेंस जो डिक्रीज हुआ। अच्छा, अगर बैंक में बैलेंस डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यह है कि बैंक के हिसाब से उतनी पेमेंट हुई। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए हम बैंक साइड में क्या लिखेंगे? बैंक साइड में भी वो 1000 लिखेंगे एज अ पेमेंट। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन एक ही हुई, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट भी इफेक्ट हुआ और बैंक अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। इस टाइप ऑफ एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब देखो इसको एंटर किस तरीके से करते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कैश कॉलम इस साइड, दिस इज अ कैश अकाउंट। क्या है हमारे पास? कैश अकाउंट। अच्छा, बैंक कॉलम क्या है? बैंक अकाउंट। इट्स अ बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर इन बैंक, ठीक है। अब जब हमारे पास कैश रिसीव किया, क्या किया? कैश हमने रिसीव किया, क्या किया? कैश रिसीव किया। इसका मतलब यह है कि कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ, ठीक है। जब कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट क्या करना है? डेबिट।
दूसरा है हमारे पास बैंक अकाउंट। क्या है? बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, उसने दिया, ऐसा गिवर, ठीक है कि नहीं, इस ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट जो होगा, कैश अकाउंट होगा डेबिट, किससे? किससे डेबिट होगा? बैंक अकाउंट से। और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा किससे? कैश अकाउंट से। समझ आ रही मेरी बात? हमने क्या किया? कैश रिसीव किया। कहां से? बैंक से। कैश बैलेंस इन हैंड इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे, यहां पर यह है हमारे पास सपोज कैश अकाउंट, यह है हमारे पास बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में हमारे पास क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश हमारे पास एसेट होता है इन हैंड, ठीक है नहीं। जब कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। किससे? टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब कैश कॉलम में हमने कितना अमाउंट लिखना है जितना हमें बैंक ने दिया, लेकिन बैंक अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इट्स अ गिवर, इसे दिया पैसा। समझ आ रही मेरी बात? जब इसने पैसा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका अकाउंट होगा क्रेडिट। किससे? बाय कैश अकाउंट, कि जिसने जितना इसने कैश दिया। इसका मतलब हमारे पास एंट्री, जर्नल एंट्री, हम एंट्री जनरली हम यहां पर क्या कहेंगे? हमारे पास जर्नल एंट्री किस तरीके की बनेगी कि कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। इस चीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब मैं आपको बता दूंगा कि किस किस केस में हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज बनती हैं। आपको ये एग्जांपल याद रखनी है। एग्जांपल नंबर वन है, जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट इन बैंक। जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इस केस में भी कॉन्ट्रा एंट्रीज क्रिएट होती है। दूसरा हमारे पास क्या है? जब कैश विदड्रॉ करते हैं फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस पर्पस के लिए, जो बिजनेस में इस्तेमाल होता है बैंक से, तब कॉन्ट्रा एंट्री। देखो, कैश विड्रॉ आप कर सकते हैं पर्सनल के लिए भी, जैसे प्रॉपराइटर खुद पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हमारे पास कोई कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। ये माइंड में रखना है। फॉर ऑफिस यूज नहीं, फॉर बिजनेस यूज। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि बियरर चेक जब रिसीव होता है हमारे पास ऑन पर्टिकुलर डेट, सपोज प्रीवियस डेट, लेकिन हम उसको फिर डिपॉजिट करते हैं किसी नेक्स्ट डेट पे, उसी डेट पे हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया। जब हमने उसी डेट पे डिपॉजिट नहीं किया, हमने किसी नेक्स्ट डेट पे डिपॉजिट किया, उस केस में भी हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज क्रिएट होती है। इन तीनों की आपने जर्नल एंट्री मुझे बतानी है। इन तीनों की जर्नल एंट्रीज किस किस तरीके की बनेगी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आपको आता है, आपको इसकी जर्नलाइजेशन जो है आनी चाहिए कि जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा कितने अमाउंट से, ये हमेशा माइंड में रखना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी कंफ्यूजन हुआ था कि इतना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया या इतना अमाउंट जो है वो खर्चा हुआ फर्नीचर अकाउंट पे, वो क्या होगा, ये माइंड में रखना है। अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो उसमें डेबिट होगा, किस अकाउंट में इतना अमाउंट डेबिट होगा, वो तो अमाउंट बताया। इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। इसी तरीके से आप मुझे इनकी जर्नलाइजेशन जो है, जर्नल एंट्रीज बताएंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कॉन्ट्रा एंट्री, नॉट ऑल अबाउट कॉन्ट्रा एंट्रीज। जो भी हमें जरूरत है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा एंट्रीज के रिलेटेड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन कैश बुक अ कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन। कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। अभी तक मैंने आपको डिटेल में बताया, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? द ट्रांजेक्शन दैट डज नॉट अफेक्ट कैश बुक। आपको बताना है, नीचे हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शंस है, आपको बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक को इफेक्ट नहीं करेगी, आपको वो बताना है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। आपने किसी मिस्टर बी से चेक रिसीव किया, उसके बाद डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है कि नहीं? रिसीव किया एज, अगर बीरर चेक होगा तो आप एज अ रिसीव करेंगे उसको, एज अ कैश, क्योंकि अभी आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में ऑन द रिसीट साइड। उसके बाद डिपॉजिट करेंगे आप उसको लिखेंगे बैंक कॉलम में ऑन व्हाट? पेमेंट साइड, ठीक है। इसका मतलब इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है कैश बुक को, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हम कैश बुक में नहीं लिखते हैं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या है करेक्ट? बी। तो दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, जैसे मोबाइल चार्जेस पेड फॉर ऑनलाइन कंपनीज बैंक अकाउंट, बिल्कुल हम चार्ज कर रहे हैं, एज अ कैश चार्ज कर रहे हैं, ठीक है नहीं? कैश पेड टू द क्रेडिटर, हमने हमारे पास लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर थे जिससे हमने गुड परचेज किए थे, उसको हमने कैश पे किया, ये भी होगा। लेकिन हमारे पास जो करेक्ट यहां पर ऑप्शन होगा, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, वो कौन सा है? वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज कॉन्ट्रा एंट्री। आपको बताना है। देखो, कॉन्ट्रा एंट्री पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कैश बुक में।
कौन सा हमारे पास ऑप्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रा एंट्री? कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, अभी मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल बताया, बिल्कुल ये हमारे पास ऐसा कॉन्ट्रा एंट्री हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स अकाउंट, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एंट्री जो होती है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है जो एज अ कॉन्ट्रा एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी, अ चेक दैट वाज रिसीव्ड अर्लियर, आपने कोई चेक रिसीव किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई चेक रिसीव किया था किसी प्रीवियस डेट में, उसके बाद उसको डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, बिल्कुल इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट होगी। इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा, ऑल ऑफ द अबव जो है, आपको पहचानना है कि इस ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस, वो कैश बुक जो माइनर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, माइनर्स मीन पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है ऑफ अ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस पे जो रिकॉर्ड करती है पैटी एक्सपेंसेस, माइनर एक्सपेंसेस मीन कैश, ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दे विल बी कैश एक्सपेंसेस। तो कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी कैश बुक है जिसमें हम ये माइनर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है दैट इज द पैटी कैश बुक। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, आपको बताना है नीचे हमारे पास जितने भी ऑप्शन है कौन सी डिटेल आप लेजर में पोस्ट नहीं करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? आप कौन सी डिटेल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो होता है, हमारे पास कैश बैलेंस जो हमारे पास होता है वो भी हम कैश बुक में करते हैं, बैंक बैलेंस भी हम कैश बुक में करते हैं, उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं, उसमें उसको पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश बुक एज अ लेजर भी सर्व करता है, एज अ जर्नल भी सर्व करता है। लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था जो हमारे पास डिस्काउंट होता है उसको हम कैश बुक में बैलेंस नहीं करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में, जहां पर हमने डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट किया होता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। उसके बेस पर आप बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा। देखो, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक, ऑल ऑफ द अबव। आपने बताना है कौन सा नहीं हम पोस्ट करते हैं, कहां पर, लेजर में। हमें पता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश बैलेंस का, कैश बुक का, वो हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। देखो, टोटल डिस्काउंट कॉलम जो है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं या डेबिट साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड हमारे पास होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। समझ आ रही मेरी बात? इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कैश बुक का होता है वो हम लेजर में पोस्ट नहीं करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, अ कंपनी इश्यूज अ चेक फॉर पेइंग अ क्रेडिटर, एक कंपनी ने इश्यू किया चेक, किस चीज के लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए, मींस या इशू किया उसी क्रेडिटर को, उसी क्रेडिटर के नाम पर एक चेक इशू किया, मींस पे करने के लिए। कोई भी सपोज उसने परचेज अगर की होगी, क्रेडिट परचेजेस, तो उसको पे करने के लिए एक चेक इशू किया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की वजह से इफेक्ट क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने चेक इशू किया, क्या किया, चेक इशू किया। अब जब हमने चेक इशू किया तो उसमें क्या होता है, कैश। ठीक है ना, हमने वहां से कैश, तो कैश पे तो इफेक्ट होगा ना। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कैश बुक में कैश बैलेंस जो हमारे पास है वो डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं? उसके बाद जब हमने पे किया उस बंदे को, वो क्रेडिटर था, वो एक लाइबिलिटी थी, क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो लाइबिलिटी को जब हमने लाइबिलिटी के लिए पे किया कैश पे, जिसकी वजह से कैश डिक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हुई। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ और लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, मींस एक एसेट डिक्रीज हुआ और लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, करेक्ट ऑप्शन बी है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर, a check is received from a creditor and paid into the bank on the same day। आपने चेक रिसीव किया किसी क्रेडिटर से, ठीक है कि नहीं, या हमारे पास क्रेडिटर नहीं आ सकता है, डेटर आ सकता है, वट एवर जो भी है हमारे पास है फिलहाल, जिससे भी हमारे पास हमने चेक रिसीव किया किसी क्रेडिटर से, ठीक है, एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन हमने पे किया। तो इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, ये माइंड में रखना है। हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कैश बुक में हम कहां पर लिखेंगे? क्या हम दोनों साइड लिखेंगे, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी, या हम एक ही साइड लिखेंगे कैश कॉलम और बैंक कॉलम में, या दोनों साइड लिखेंगे, एक कैश और एक बैंक कॉलम? मींस क्या यहां पर दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? नहीं, इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा।
क्योंकि हमने देखो, जब भी आपको ये माइंड में आ जाएगा ना, या ट्रांजैक्शन में ये होगा चेक रिसीव्ड पेड, तो यहां पर हमेशा माइंड में रखना है कि बैंक जरूरी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब मैंने चेक रिसीव किया और उसी टाइम हमने उसको डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है कि नहीं, समझ आ रही मेरी बात, एंड पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द बैंक मतलब होता है हमने डिपॉजिट किया इनटू द बैंक उसी दिन, तो वो कैश इन हैंड हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, उसको एज अ बैंक, जो हमारे पास बैंक डिपॉजिट होता है या बैंक के वाया जो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होती है वो हम ट्रेड करते हैं। इसका मतलब यह है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास एक ही अकाउंट या एक ही कॉलम हमारे पास कैश कॉलम का इफेक्ट होगा, वो होगा बैंक कॉलम। क्या इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द बैंक ऑफ कैश बुक? नहीं, क्योंकि ये तो कैश इन हैंड है ही नहीं। समझ आ रही मेरी बात? इट विल बी रिकॉर्डेड बोथ इन कैश एंड बैंक कॉलम। ये तब हो सकता था जब हमारे पास ये कॉन्ट्रा एंट्री होती। समझ आ रही मेरी बात? इसका इस तरीके का इफेक्ट होता था, हम कॉन्ट्रा एंट्री करते, दो जगह इसको रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन है, ये सिर्फ हमारे पास बैंक अकाउंट को अफेक्ट करेगा, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारे पास है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश बुक इज नॉट ट्रू। अब यहां पर नॉट पे फोकस करना है, जनरली हमें नॉट के बेस पर क्वेश्चन गलत होते हैं जल्दबाजी में। तो हमारे पास क्या देखना है कि कैश बुक के रिलेटेड कौन सा नीचे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, जो इनकरेक्ट है। कैश बुक हमारे पास जर्नलाइज्ड लेजर होती है, बिल्कुल। डबल पर्पस बुक होती है, बिल्कुल। कैश हमारे पास ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड और कैश वाया बैंक ट्रांजैक्शन हमें जो है वो प्रोवाइड करती है, मतलब उसमें हम डिटेल लिख सकते हैं। इट इज अ ड्यूअल बुक, बिल्कुल ये ड्यूअल बुक है, मतलब इसका और इसका मतलब तो सेम ही है। उसके बाद इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटीज, हमें पता है लाइबिलिटी हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। और हमारे पास कैश बुक तो बैलेंस शीट है नहीं, इसलिए हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैश बुक। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपके पास नीचे ट्रांजैक्शन दी है, आपको पहचानना है कौन सी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में नहीं लिख सकते हैं। देखो, कैश रिसीट फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज 40,000, आपने अनिल से 40,000 रिसीव कैश किया, आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, कैश कॉलम ऑन रिसीट साइड मीन डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस वर्थ, आपने परचेज किया, जब आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया, ₹30,000 आपने परचेज किया, कैश परचेज किया, कितना किया, 30,000। क्या आप रिकॉर्ड करेंगे ये कैश बुक में? बिल्कुल, आप पेमेंट साइड पे इसको लिखेंगे कैश कॉलम में। उसके बाद है क्रेडिट सेल वर्थ ₹20,000, यहां पर अब आ गया क्रेडिट सेल्स, आपने सेल तो किया लेकिन क्रेडिट पे, हमारे क्रेडिट सेल में हमारे पास ये क्या है, ये है हमारा क्रेडिट सेल। क्या होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसमें कोई कैश ही इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद है कैश सेल्स, ये भी रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम बुक कैश बुक में नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, द अमाउंट मेंशन्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, जो हम डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, किसमें, 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में लिखते हैं, ऑन डेबिट साइड, जो हमारे पास डेबिट साइड में हम डिस्काउंट कॉलम में जो अमाउंट होगा ऑफ अ कैश बुक रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये डेबिट साइड है कैश कॉलम कैश बुक की, ये है क्रेडिट साइड। अगर डिस्काउंट अमाउंट हमने लिखा किस साइड में, या हमारे पास जो डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट मेंशन किया गया है लेकिन कहां पर, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, इसका मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, मैंने आपको जो इसका पहला सेट हमने किया था कैश बुक में, वहां पर मैंने डिस्काउंट के रिलेटेड बताया था। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जो कि एक एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं ऑफ द कैश बुक। इसका मतलब यहां पर पूछा जा रहा है डेबिट साइड, जो हमने अमाउंट लिखा है, जो हमने डेबिट साइड कैश बुक में अमाउंट लिखा है, उसको, उसका मतलब क्या है, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले हमें पता है कि सिर्फ कैश डिस्काउंट हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट के रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शन है उनको कैंसिल करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल, ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी और सी, बी और डी हमारे पास ऑप्शन है। बी कह रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड, उसका मतलब जो डिस्काउंट कॉलम में आपने डेबिट साइड लिखा है उसका मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट अलाउड आर डिस्काउंट एक्सपेंस, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। क्या ऑप्शन डी को भी चेक करें, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं, वो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं।
इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या कहता है? द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, मींस जो डेबिट साइड में डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल अमाउंट, अच्छे तरीके से समझना इसको भी, नहीं तो यहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगी। यहां पर क्या बताया है? अमाउंट जो आपने डिस्काउंट कॉलम में टोटल लिखा है ना डिस्काउंट डेबिट साइड में, उसको अब आपको शिफ्ट करना होगा, पोस्ट करना होगा लेजर में। तो वहां पर लेजर में आपके पास एक अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, दैट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, उसका डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। अब हमारे पास हमें पता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो होता है, डिस्काउंट अलाउड जो बिजनेस एंटिटी के लिए एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। जब बिजनेस एंटिटी ने डिस्काउंट अलाउ किया मींस एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब यह है कि वो एक्सपेंस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, मींस कि हमारे पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो क्या होगा? डेबिट होगा। किससे? जितना कैश बुक में हमने डिस्काउंट कॉलम में अमाउंट लिखा है वो यहां पर लिखना है, मींस डेबिट साइड में लिखना है। अगर रिसीव किया मींस हमने फिर क्रेडिट साइड में लिखना है। इसका मतलब यह है कि इस केस में, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा लेजर में, जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होगा लेजर में, उसको हमने डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखना है। कौन सा अमाउंट? जो अमाउंट हमने डिस्काउंट कॉलम में कैश बुक में लिखा है वो अमाउंट हमने किस साइड में लिखना है? डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास है करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या कह रहा है? अ फर्म दैट प्रॉपरली मेंटेन्स इट्स कैश बुक। अगर एक हमारे पास फर्म है, उसने कैश बुक मेंटेन की है, डज नॉट नीड टू मेंटेन, उसको क्या मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अब उसने कैश बुक मेंटेन की है, हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैश बुक मेंटेन की है, अब उसको क्या नहीं चाहिए जो मेंटेन नहीं करना है उसको? कैश पेमेंट जर्नल। क्या कैश ट्रांजैक्शन अब उसको जर्नल में लिखने की जरूरत है? नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताया है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैश अकाउंट इन लेजर, लेजर में एक कैश अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा कि कैश बुक इटसेल्फ कैश अकाउंट है। कैश रिसीट जर्नल भी उसको क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है, जर्नल में तो कोई ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कि कोई इन तीनों में से कोई भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जब एक कैश बुक उसने मेंटेन की है। फिर है हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारे पास है? क्वेश्चन नंबर 19 हमें कहता है इन केस बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर मेड वाया कैश ओनली। अगर आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश के थ्रू, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई, चाहे पेमेंट हुई चाहे रिसीट हुई, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कर रही है? वाया कैश ओनली। मींस कैश ओनली का मतलब क्या है? कि वहां पर बैंक जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये माइंड में रखना है। जब भी कैश ओनली, देखो जब बैंक इन्वॉल्व होगा ना, वहां पर स्टेटमेंट में आपको बैंक दिया होगा, वहां पर चेक दिया होगा, कुछ ना कुछ बैंक के रिलेटेड दिया होगा। कैश ओनली इसका मतलब बैंक वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा। इन दिस द डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन्ड बाय द बिजनेस पर्सन मींस, इस केस में डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, वन फॉर कैश एंड अदर फॉर बैंक, फॉर कैश ओनली, वन फॉर कैश अदर फॉर डिस्काउंट, नन ऑफ दीज। आप वो इन चार ऑप्शन में बताना है कि क्या हमारे पास इस केस में डबल कॉलम कैश बुक जो है, डबल कॉलम कैश बुक जो है, क्या उसमें एक कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम होगा? उसके बाद क्या हमारे पास उसमें सिर्फ कैश कॉलम ही होगा? देखो सिर्फ कैश कॉलम नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये डबल कॉलम होगा। क्या उसमें एक कैश होगा, एक डिस्काउंट होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। आप बताएंगे ऑप्शन ए क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। वो बिजनेस एंटिटी जो है या तो डिस्काउंट दे सकती है, कैश डिस्काउंट दे सकती है, कैश डिस्काउंट रिसीव कर सकती है, और कैश के थ्रू बाकी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकती है। उसमें दो कॉलम होंगे, एक डिस्काउंट कॉलम होगा, एक कैश कॉलम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऑफिस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने ऑफिस कैश मींस बिजनेस का जो कैश है उसको आपने डिपॉजिट किया। कहां पर डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट किया। इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन। अब आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्या आप इसको रिकॉर्ड, देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब आप क्या काम करेंगे? जब आपको भूल चुका होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया,
आप क्या काम करेंगे, अब कैश जो है डिपॉजिट किया है बैंक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से ये रिसीव हुआ है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। बस हो गया काम, इतना ही हो गया काम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास कैश डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या होती है? कॉन्ट्रा, जिसमें कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब आपको डेबिट साइड भी लिखना है और क्रेडिट साइड भी लिखना है, ठीक है? तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। Which of the following statements is true about balance of a petty cash book? हमारे पास petty cash book है, ठीक है कि नहीं? petty cash book का बैलेंस क्या हो सकता है? मैंने हमेशा कहा है डेबिट बैलेंस। क्या होगा? डेबिट बैलेंस। अच्छा, वो डेबिट बैलेंस होगा क्या? कैश, कैश इन हैंड। अब आप बताएंगे ये कहां से आया डेबिट? ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि हमारे पास कैश जो होता है वो एक एसेट होता है, उसका हमेशा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, चाहे पेटी कैश बुक हो चाहे मैन कैश बुक हो। लेकिन पेटी कैश बुक हमारे पास क्या होती है, इसमें बैलेंस क्या होगा? एक डेबिट बैलेंस होगा। वो डेबिट बैलेंस होगा, उस पेटी कैशर के पास क्या होगा? एक कैश इन हैंड मींस एसेट होगा। अब ये बता रहा है कि वो बैलेंस जो हमारे पास होगा पेटी कैश बुक के पास, वो क्या होगा? वो लाइबिलिटी होगी, वो एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, या कुछ भी नहीं होगा? वो एक एसेट होगा, क्योंकि उसके पास कैश इन हैंड होगा, कुछ अमाउंट जो बचेगा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी पोर्शन होगा वो फिर से मैन कैशर उसको देगा। इस तरीके से वो सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है, चलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहता है द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है, इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। आपने इम्प्रेस्ड टर्म, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है ये किसके रिलेटेड ये टर्म इस्तेमाल की जाती है? ये पेटी कैश बुक के रिलेटेड या पेटी एक्सपेंसेस के रिलेटेड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। देखो, इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक मैन कैशर है जो कि जनरल हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, जो मैन कैश बुक होती है। लेकिन दूसरा हमारे पास होता है पेटी कैशर, जो हमारे पास पेटी एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन पेटी कैशर को पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, इसलिए मैन कैशर जो है इसे कुछ अमाउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने दिया इसको 10,000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए, जो डे टू डे पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, स्टेशनरी, कार्टेजेस, व्हाटएवर, जो भी हमारे पास छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अब क्या काम करता है कि ये पेटी कैशर जो है एक पेटी कैश बुक बनाता है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस कॉलम होते हैं, ठीक है? जितने भी एक्सपेंसेस करेगा, सपोज एक टाइम आ जाएगा 8, 10 या 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये कहेगा कि इसके पास अब जो 10,000 में से हैं वो कितना बचा है, वो डेबिट बैलेंस है, वो कितना बचा है? सपोज हमारे पास 1,000 बचा है। कितना बचा है? 1,000, एक मिनिमल अमाउंट बचा है। अब क्या काम होगा कि मैन कैशर जो है उतना, जितना हमारे पास को बचा है और जितना खर्च हुआ है उतना उतना हमारे पास कितना खर्च हुआ है? सपोज 9,000 खर्च हुआ है, तो 9,000 फिर से ये इसमें ऐड करेगा। किसको दे देगा? किसको? पेटी कैशर। वो कहां पर रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड ऑफ पेटी कैश बुक। फिर से ये खर्च करेगा, फिर से ये देगा, एक प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास, वेट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन। अब आपने कैश विदड्रॉ किया, कहां से? बैंक से किया। ध्यान रखना, बैंक इन्वॉल्व हुआ है। क्या हुआ है? बैंक इन्वॉल्व हुआ है। आपने कैश विदड्रॉ किया मींस आपने कैश रिसीव किया, आपने रिसीव किया। समझ आ रही मेरी बात? आपने रिसीव किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने विदड्रॉ किया। अब आप क्या काम करेंगे? या तो आप लिखेंगे कैश कॉलम में आपने रिसीव किया ऑन डेबिट साइड, या तो आप लिखेंगे बैंक कॉलम में कि बैंक के अकॉर्डिंग पे हुआ, मींस पेमेंट साइड लिखेंगे बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। लेकिन आपको माइंड में याद रखना है, क्या हमने क्या पढ़ा है? कॉन्ट्रा एंट्री। जब हम कैश विदड्रॉ करते हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज, फॉर ऑफिस यूज, हम उसको एज अ कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। मींस एक इसकी कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। दो एंट्री, एंट्री का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड लिखेंगे हम। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
मैं इसके रिलेटेड जो हमारे पास कैश बुक है, कैश बुक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो होती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट टॉपिक में। जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके के अकाउंट डेबिट होते हैं, किस तरीके के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, वो मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगा इसके रिलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो होंगी वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा।